नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जो दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, दिल्ली में बीजेपी ने किया घोषणा पत्र कमेटी का ऐलान। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सादिक खान। भारतीय जनता पार्टी ने आज घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इस समिति के चेयरमैन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को इस कमेटी का संयोजक बनाया गया है। वहीं पीयूष गोयल को सह संयोजक बनाया गया है। इस पूरी टीम में 24 सदस्यों को शामिल किया गया। इतना ही नहीं, इस पूरी टीम के जो सदस्य होंगे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री इस टीम में शामिल हैं। वहीं बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी इस टीम में जगह दी गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल को भी टीम में जगह दी गई है। वहीं तारिक मंसूर को इस टीम में जगह दी गई है। भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री, वहीं रविशंकर प्रसाद को भी इस टीम में जगह दी गई है। कुल मिला के पूरे 27 लोगों की ये टीम अब घोषणा पत्र समिति, जिसका आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है। सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली सरकार के एक और नेता को ईडी का समन। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। दिल्ली के सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की शराब घोटाले में मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। शनिवार को ईडी ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को पूछताछ के लिए सम्मन भेजा, जिसमें ईडी ने कहा कि निर्देश जारी किया कि कैलाश गहलोत जो परिवहन मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, दिल्ली सरकार के, उनको ईडी के दफ्तर में पहुंचे और वहीं उनसे पूछताछ जारी चल रही है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को जांच एजेंसी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जांच एजेंसियों का कहना है कि कैलाश गहलोत भी उसी ग्रुप का हिस्सा है जिस ग्रुप में शराब घोटाला जो कि किया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त जो है कैलाश गहलोत जो परिवहन मंत्री हैं, उनसे अभी पूछताछ ईडी जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। उसके बाद जब जांच हो जाएगी या जब पूछताछ हो जाएगी, उसके बाद पता लगेगा कि क्या उनसे बातचीत हुई है, क्या खुलासा उन्होंने किया है। और उसके बाद जो है लगातार जो है आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली में कल होने जा रही है एक महारैली। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। पार्टी की लगातार मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कहीं न कहीं जिस तरह से आम आदमी पार्टी के मंत्री लगातार ईडी की गिरफ्त में हैं, वहीं बात करें कि इंडिया अलायंस का कल दिल्ली कूच है और रामलीला मैदान के अंदर एक महारैली होने वाली है। इस रैली में कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे, यानी कि इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो एक साथ एक मंच पर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में मौजूद रहेंगे। देखना यह होगा, कल सुनीता केजरीवाल पहली बार स्टेज से संबोधित करेंगी, यानी कि अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ईडी का दावा है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के यहाँ पर मीटिंग की गई, वहाँ शराब नीति की पूरी फाइल तैयार की गई। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं आज फिर एक बार कैलाश गहलोत को भी ईडी ने बुलाया था, जहां पूछताछ अभी जारी है। लेकिन कल जिस तरह से महारैली गठबंधन क्या सक्सेसफुल हो पाता है, क्योंकि वहां पर जायजा लिया गया रामलीला मैदान के अंदर काफ़ी संख्या में, यानी कि 20 से 25 हज़ार लोग आने की उम्मीद जताई जा रही है। क्या लगता है कि इतनी जनसंख्या वहां पहुंचेगी? क्योंकि गोपाल राय ने साफ साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से फंसाया गया है, कहने के वो बीजेपी और ईडी की मिली भगत है। क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल को 9 बार ईडी ने सम्मन भेजा था, लेकिन उसके बावजूद जब कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिली, तो उसके बाद जब पूछताछ के बहाने उनको गिरफ्तार किया गया था, तो इसके खिलाफ कल रामलीला मैदान में बहुत बड़ी चढ़कर एक महारैली की जाएगी। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो कल ये इंडिया गठबंधन की जो रैली होगी, अरविंद केजरीवाल को राहत दिला पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया। आईटी के नोटिस के बाद दिल्ली में मचा बवाल। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। नमस्कार, मैं हूं कमल किशोर और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। भारतीय युवा कांग्रेस ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन वीवी के नेतृत्व में आईटी विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी पर टैक्स की लूट के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन वीवी के कहना है कि विपक्ष को कमजोर करने के लिए टैक्स आतंकवाद का सहारा ले रही है भाजपा।
केंद्र सरकार अलग अलग तरीके से लगातार विपक्ष पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे डरने वाली नहीं है। भारतीय युवा कांग्रेस के आज रायसीना रोड पर भारी कार्यकर्ताओं के साथ प्रोटेस्ट किया, वहीं भारी संख्या में लोगों ने अपने हाथों में झंडे लेकर केंद्र सरकार IT विभाग के विरोध में उनको प्रदर्शन जारी रहा। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर शुरू हुआ प्रदर्शन। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। द्वारा कांग्रेस पार्टी का खाता सीज करने के बाद में जहां पर सियासत गर्म थी, वहीं पर इनकम टैक्स विभाग द्वारा कांग्रेस को लगभग 1800 करोड़ रुपए जमा करने के नोटिस के बाद में पूरे देश में हड़कंप मच गया। कांग्रेस पार्टी इसका इल्जाम सीधे सरकार पर लगा रही है। इसके चलते आज पूरे देश में कांग्रेस ने सभी राज्यों के मुख्यालय, राजधानी मुख्यालय पर और लगभग सभी जनपदों में विरोध प्रदर्शन किया। इसी तर्ज पर राजधानी लखनऊ में भी जिला इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इनकम टैक्स दफ्तर घेरने के लिए निकले और इस दौरान वह मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, लेकिन ऐन वक्त पर जैसे ही वह इनकम टैक्स दफ्तर पहुंचते उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया और प्रदर्शन वहीं पर खत्म कर दिया, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने सीधा मोदी सरकार पर कांग्रेस के खिलाफ साजिश करने का इल्जाम लगाया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार इस चुनाव में साम दाम दंड भेद की राजनीति कर रही है और इस तरह कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव का अच्छे से न लड़ पाए, इसलिए वह आर्थिक स्ट्राइक कर रही है। ऐसे में मोदी सरकार जो भी एक्शन ले रही है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र विरोधी है। कैमरामैन अनुज के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वाइज, लखनऊ। अखिलेश से नाराज हुए ST हसन। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैंग। समाजवादी पार्टी में टिकट वितरण और प्रत्याशी के चयन को लेकर अंतरकला थमने का नाम नहीं ले रही है। मुरादाबाद सीट से ST हसन का टिकट कटने के बाद एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में रार पैदा हो गई है। ST हसन ने सपा प्रत्याशी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के टिकट घोषित करने के बाद से ही लगातार पार्टी में अंतरकला का दौर जारी है। अंतरकला को खत्म करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार मंथन भी कर रहे हैं, लेकिन बात करें नोएडा, मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद जैसी सीटों पर अब भी रार खत्म नहीं हुआ है। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज, लखनऊ। माफिया मुख्तार अंसारी हुए सुपुत्र खाक। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। मुख्तार अंसारी के उसके पैतृक कब्रिस्तान में आज सुपुर्द खाक कर दिया गया। भारी भीड़ जुटी थी। मुख्तार के चाहने वाले जो उसे मसीहा कहते हैं, कोई कहता है डॉन। गाजीपुर जिले के SP और DM मौके पर मौजूद थे, लेकिन बहुत बड़ी भीड़ थी और भीड़ को संभालना उस समय मुश्किल हो गया। लोगों से जब अफजाल अंसारी ने कहा कि आप रुकें, आपको भी मिट्टी देनी होगी, लेकिन भगदड़ की स्थिति होने के बाद मनु अंसारी आए और समझाया। उसके बाद भीड़ को काबू किया गया, लेकिन DM और SP ने सतर्कता बरती। मौके पर सशस्त्र सीमा बल के जवान थे, लेकिन गाजीपुर के DM ने दिया ये सख्त आदेश। जिसने भी अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रशासन अपने अलर्ट मूड पर था। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी जब बांदा से गाजीपुर आया तो प्रशासन ने पूरी तरीके से सतर्कता बरती और तारीफ करनी होगी गाजीपुर DM और SP की। इंडिया वाइज के लिए सुशील तिवारी, गाजीपुर। बांदा में मुख्तार अंसारी के बेटे ने की अपील। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप कुमार। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके बेटे उमर के द्वारा ये शंका जताई जा रही थी कि मेरे पिता को जेल के अंदर ही जहर दे करके मारने का प्रयास किया है। इसके बाद
उमर के द्वारा एक लेटर दे करके जिलाधिकारी को जांच के लिए कहा गया था, जिसके बाद से जिलाधिकारी के द्वारा न्यायिक जांच शुरू करवा दी गई है, जिसको लेकर के आज बांदा जेल में बांदा जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के साथ पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल और इसके साथ ही जिला जज बब्बू सारंग भी मौके पर पहुंचे थे और उनके द्वारा और भी अन्य आला अधिकारी भी साथ में जेल के निरीक्षण के लिए गए थे। वहां अंदर जाकर के लगभग 1.5 घंटे जेल के अंदर पूरे जेल का मुआयना किया गया। जिस बैरिक में मुख्तार अंसारी बंद था उस बैरिक का भी निरीक्षण किया गया है। उसके घंटों निरीक्षण करने के बाद जब अधिकारी वहां से जेल के अंदर से बाहर निकले तो उनसे मीडिया ने बात करने का प्रयास किया, लेकिन अधिकारियों ने मीडिया से भी बात करने से मना कर दिया और वहां से चले गए। अब अगर बात करें जिस तरह से इस समय वर्तमान में जो सोशल मीडिया में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम का वीडियो वायरल हो रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट वायरल हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर यह दर्शाया गया है कि जिस तरह से जो प्रशासन के द्वारा बताया गया था कि मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, तो कहीं ना कहीं जो पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई है वो भी साफ तौर पर यही दर्शा रही है कि मुख्तार अंसारी की मौत हृदय गति रुकने की वजह से ही हुई है। अब देखना यह है कि आगे की जो न्यायिक जांच होने वाली है उस न्यायिक जांच में क्या निकल करके सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार, बांदा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत हुई तेज। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा। लोकसभा चुनाव के रण में सियासी दलों के जो प्रत्याशी हैं वो तो मैदान पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं, अपने लिए जनता को लामबंद करने का काम कर रहे हैं। जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो भी अब चुनावी दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की बात करें जो राज्य का मुख्य विपक्षी दल है, अब उसकी बात करें तो उत्तराखंड कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, दिल्ली के जो नेता है वो भी अब उत्तराखंड का दौरा करने जा रहे हैं। राष्ट्र प्रवक्ता पवन खेड़ा कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं और इसके अलावा पार्टी के प्रदेश प्रभारी भी 5 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक उत्तराखंड के दौरे पर ही रहेंगे। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता यानी जो स्टार प्रचारक की भूमिका अदा कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। कांग्रेस का पलड़ा मजबूत हो सके ऐसी कोशिश उनकी तरफ से रहेगी ताकि कांग्रेस इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर सके। कैमरामैन अपने साथ अभय कैंथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। बुलंदशहर में गंगा पर निर्माणाधीन पुल गिर गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण शर्मा। यूपी के बुलंदशहर में आज निर्माणाधीन पुल के 3 पिलर गिर गए और हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। दरअसल आपको बता दूं, बुलंदशहर और गजरौला को जोड़ने वाला एक गंगा पुल पर निर्माणाधीन पुल बन रहा था। उसी दौरान देर रात आंधी तूफान और बारिश आने के चलते 3 पिलर भरा कर गिर गए, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ, केवल नुकसान ही हुआ है। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल इसमें जांच कमेटी की टीम बैठा दी और सीडीओ को अध्यक्ष बनाया है। जल्द से जल्द इस मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं और जिलाधिकारी ने कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मगर इस मामले को लेकर अब उत्तर प्रदेश में राजनीति भी होने लगी है। वहीं अखिलेश यादव ने भी इस मामले को देखते हुए एक ट्वीट किया और सपा सरकार के अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। वहीं जिलाधिकारी का कहना है मामले की गंभीरता से जांच हो रही है। इस मामले में जो भी जांच में निकल के आएगा उसी के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। हापुड़ में सपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां सपा नेता की बीवी की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, सपा नेता जहीर सलमानी की बीवी की घर में घुसकर अज्ञात बदमाश गोली मारकर हत्या कर फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जहीर सलमानी किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे और दोपहर के समय अज्ञात बदमाश घर में आते हैं और बीवी की गोली मारकर हत्या कर फरार हो जाते हैं। तभी आड़ोस पड़ोस के लोग और परिजन बीवी को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर महिला को मृत घोषित कर देते हैं। बताया जा रहा है जहीर सलमानी की बीवी जरीन घर पर थी और दोपहर के समय अज्ञात बदमाश घर पर आया और गोली मारकर फरार हो गया। फिलहाल महिला की हत्या की गुत्थी अनसुलझी है और पुलिस दावा कर रही है कि जल्दी इस हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता दें, जहीर सलमानी सपा के सिंबल पर हापुड़ से चेयरमैनी पद पर चुनाव भी लड़ चुके हैं और सपा संगठन में कई पदों पर भी रह चुके हैं। फिलहाल पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास कर रही है। अब देखा जाएगा कि कब तक सपा नेता की बीवी की हत्या आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ पाते हैं।
कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। उत्तराखंड में अचानक बड़ी गर्मी से प्रदेशवासियों को मिली राहत। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सच साबित हुई। मौसम विभाग ने कहा था कि 29 मार्च से मौसम बदलना शुरू होगा। 29 मार्च से विश्राम से मौसम बदलना होगा, जो 30 और 31 तारीख तक पूरे प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की बारिश का पवन नजर आएगा। वही रूप आगे को मिला। सुबह से यानी देर सुबह से ही मौसम बदलता हुआ नजर आया। हल्की हल्की बारिश और छाए बादल छाए रहने का जो अनुमान था वो यहाँ पर देखने को मिला। और उत्तराखंड के अभी भी ज्यादातर स्थानों पर ये कह सकते हैं कि हल्की बारिश सुबह के समय देखने को मिली थी। और आने वाले 48 घंटे 24 से जो 48 घंटे होंगे वो इसी प्रकार से रहने वाले हैं। ये कहा जा सकता है कि जनता को इस बदले में मौसम से कुछ राहत यहाँ पर मिली है। जो उमस और गर्मी का जो सामना उन्हें करना पड़ रहा था उससे उन्हें बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। और आने वाले 24 से 48 घंटे इसी प्रकार से प्रदेश के भीतर ये मौसम बदला हुआ नजर आएगा। अभी मौसम साफ हो चुका है, लेकिन इस प्रकार से हल्की हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी उत्तर प्रदेश के जो ऊंचाई वाले स्थान है वहां पर देखने को मिलेगी। और पहाड़ों पर बारिश होने की वजह से जो मैदानों में जो तापमान था उसमें भी हल्की गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। कहा जा सकता है कि मौसम विभाग की सच साबित है। जनता के लिए बड़ी राहत की खबर कही जा सकती है। कैमरामैन सुना था अभय कैंथुरा, इंडिया वॉइस। देवरिया में हुआ एक बड़ा हादसा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता बालिंदु मणि त्रिपाठी। जनपद में अफरा तफरी का माहौल उस समय रहा जो जनपद से 15 किलोमीटर दूर भलवनी क्षेत्र के डुमरी गांव में गैस सिलेंडर फटने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें भारी आक्रोश देखा गया और तमाम प्रशासन के अधिकारी, आला अधिकारी मौजूद रहे, जिससे उसमें जलकर मरने वाली आरती देवी उम्र 40 वर्ष, आंचल गुप्ता उम्र 12 वर्ष, कुंदन गुप्ता 10 वर्ष और लक्ष्मी गुप्ता 1 वर्ष, जिसके तहत बॉडी को वहां प्रशासन ने पोस्टमार्टम पे भेज दिया। प्रशासन की तरफ से 4 लाख पर व्यक्ति के मुआवजा का ऐलान किया गया है। देवरिया से बालिंद मणि त्रिपाठी, इंडिया वॉइस। शाहजहांपुर में हुआ एक जोरदार धमाका। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रिजवान अब्बास। यूपी के जिला शाहजहांपुर में थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला दिलाजाग में इतनी जोरदार धमाका हुआ कि मोहल्ले के आस पड़ोसी निकल गए। धमाके में बता रहा है इतनी जोर धमाका हुआ, जो घर में रह रहे थे 5 लोग, 2 बेटी एक औरत, मिला के 5 लोग थे, जो धमाके में बहुत बुरी तरीके से झुलस गए हैं। उन्हें पुलिस ने तुरंत आनंद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। मोहल्ले वासियों को बताना है ये जम्मू में काम करते थे और एक दिन तो होली मनाने आए थे। जो एक भाई उनसे एक दिन पहले आए थे, जिसमें एक भाई ये सफाई कर्मी हैं भैया लाल, जो कि यहाँ सफाई कर्मचारी थे, काम करते थे। मैं आपको ये भी बता दूं धमाका इतनी ज़ोर था, जो परिजन का एक का कहना है, जो पड़ोस में रहते, जो उनके रिश्तेदार भाई लगते हैं, उनका कहना है वो अपनी बीवी बच्चे सो रहे थे। धमाका जब इतनी तेज़ हुआ तो एकदम जो लिंटर की रेत होती है वो नीचे इतनी तेज़ गई, जो उनकी बच्ची एकदम घबरा गई, रोने लगी और उनकी बीवी भी चीखने लगी। जब वो बाहर आए तो बाहर चीखा पुकारी मची थी, वो लोग तड़प रहे थे। फ़ौरन पुलिस को इत्तला करी, मौके भी पुलिस ने उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जिनका इलाज है कराया जा रहा है और हालत नाजुक बताई जा रही है। और पुलिस का कहना है फॉरेंसिक टीम बरेली से आ रही है, जो कि जांच करेगी क्यों हुई, क्या घटना थी। और एसपी सिटी नगर का कहना है वहाँ पे जब पूछताछ की गई थी तो रात में गैस कार्बोरेटर खुला छूट गया था। जब वो सुबह अंधेरे में उठे थे चाय बनाने के लिए, जब लाइटर जलाया तभी एकदम विस्फोट हो गया। शाहजहांपुर से इंडिया वॉइस से रिजवान अब्बास। मिर्जापुर में ड्रग माफिया का हुआ भांडाफोड़। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। मिर्जापुर में भी देखिए आपको बता दें कि मादक पदार्थ जो बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस ने कर दिया। आपको बता दें कि कुछ लोगों को जेल में पुलिस डाल चुकी है। वहीं पर मिर्जापुर के जो मादक पदार्थ बिक्री करते थे, जो अपने उसी अवैध तरीके से पैसे कमाकर अपनी संपत्ति बनाए हुए थे, आज मिर्जापुर पुलिस ने जो है कि 10 जगहों पर जाकर उनकी संपत्ति को कुर्क कर दिया है। इस समय हम मौजूद हैं मिर्जापुर के महुरिया स्थित में, जहाँ पर भी देख सकते हैं हमारे पीछे कि इस मकान को सील किया जा रहा है, क्योंकि ये भी अवैध संपत्ति आ गई है। क्योंकि जो मादक पदार्थ हीरोइन, गांजा, इसी तरह से कई मादक पदार्थ जो नशे का सामान होता है वो बेचकर लोग जो है कि जो गरीब किस्म के लोग हैं वो लोग नशे का सेवन करके अपने ही घर में जो है कि किसी न किसी वारदात देते। कितने घर उजड़ गए हैं नशे की वजह से। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का सख्त निर्देश है कि नशा बेचने वाले और नशा करने वाले के ऊपर कार्रवाई करते हुए हमेशा पुलिस तत्पर तैयार रहेगी। इसी पर देख रहे हैं कि हमारे पीछे किस
तरह से कितनी फोर्स लगी हुई है कि जो है कि आज जो है कि 10 लोगों को 10 घरों पर और जो सील कर दिया गया। यहाँ से पीएससी फोर्स और पुलिस फोर्स लगकर पूरे मकान को, ये जो है कि शुभम इंटरप्राइजेज ये बिल्डिंग है जहाँ पर इन सब के जो मालिक है वो भी नशे का जो है कि सामान बेचते थे और बेचने के बाद जो है कि लोग कितने परेशान होते थे। हालांकि शिकायत ये कई महीनों से कई सालों से चल रही है, लेकिन मिर्ज़ापुर पुलिस इतनी सख्ती से आ चुकी है कि यहाँ पर आकर खुद जाकर सबकी जो संपत्ति है उनको कुर्क कर दे रही है। हमारे शोगी तबके के साथ कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस। जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने किया हमला। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर एक परिवार पर हमला कर दिया। घटना में एक परिवार से जो है महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। वहीं घटना में दबंगों की तरफ से भी एक व्यक्ति घायल हो गया। सभी घायलों को आनंद फानन में इलाज के लिए शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद 4 लोगों की हालत गंभीर देख जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि मामूली बात को लेकर जो है विवाद हुआ है। वहीं घटना को लेकर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस जो है संबंधित धारे में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पूरा मामला जो है जौनपुर के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के गोड़ीला गाँव का बताया जा रहा है। हालांकि सभी घायलों का इलाज इस समय जो है जिला चिकित्सालय में चल रहा है। वहीं डॉक्टरों की माने तो सभी की हालत खतरे से बाहर है। जौनपुर से विवेक कुमार। अलीगढ़ में सड़क हादसे का शिकार बनी एक महिला। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। लाइट की बाइक चला रहे बाइक सवार युवक ने एक महिला को जो कि पैदल अपने घर जा रही थी उसको रौंद दिया, जिसके कारण हादसे में बाइक सवार युवक और महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल पूरी घटना अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के जेल रोड जेलर आवास के सामने की है, जहां अंधेरे में बिना लाइट की बाइक चला रहे बाइक सवार युवक ने एक पैदल घर जा रही महिला को रौंद दिया। हादसे में महिला और बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर घटना को देखते ही राहगीरों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। तत्काल जानकारी इलाका पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और आनंद फानन में एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए अलीगढ़ के हार्ट सेंटर जे.एन. मेडिकल कॉलेज रेफर किया, जहां उनका उपचार जारी है। इधर पूरे मामले में जानकारी देते हुए घायल महिला नूरी के द्वारा बताया गया कि वह घरों पर चौका बर्तन करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करती है। शुक्रवार की रात वह काम करके अपने घर पैदल लौट रही थी। इसी दौरान अंधेरे में बाइक सवार युवक ने उसको रौंद दिया, जिसके चलते हादसे में वह घायल हो गई। घटना में बाइक सवार युवक बाइक गिरने से एक घायल हो गया। दोनों घायलों को पुलिस के द्वारा उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।